हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो न्यू मंथ स्टार्ट करते हैं हम लोग, और वो भी हम लोग एकदम न्यू चैप्टर्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। इस बार 3 टॉपिक है और तीनों बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर एक सेक्टर में आज की डेट में जैसे कोविड-19 है, सारी चीज़ें बंद है और सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो जो भी डिस्प्यूट अराइजेज हो रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रोविजंस है। तो इससे पहले ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होते थे, लेकिन अब उसको चेंज करके और उसका एक और ऑल्टरनेटिव लाया गया है जिसे हम लोग ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कह रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। साथ ही पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, कई बार इससे पहले भी मंथ के हम लोग आर्टिकल जब डिस्कस किए थे तो उसमें भी देखे थे कि बहुत सारे ऐसे बिल है जो कि बिना स्क्रूटनी के पास हो रहे हैं। तो अभी इसके बारे में क्या कहा गया है, बहुत सारे कमिटीज़ की रिकमेंडेशन भी है कि एटलीस्ट लोकसभा और राज्यसभा की कितनी वर्किंग डेज होनी चाहिए, बिल को जो है किस तरीके से पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के थ्रू यहाँ पे पास होना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट और रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स के बारे में देखेंगे कि जितने भी राज्यों के मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, तो उसको रेगुलेट करने का क्या क्या प्रावधान है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे केस लॉज देखने को मिलेंगे और बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगा कि एक्चुअली जो राज्यों में टेम्पल्स होते हैं तो उसको रेगुलेट कौन करते हैं। फाइन, तो ये 3 आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स अभी पोस्टपोन्ड हो गई है, 10 अक्टूबर को है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे यहाँ ये प्रोविज़न है। तो आप लोग इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, उसमें आप लोग मेल करके जो भी आप लोग की क्वेरीज़ है वो आप लोग पूरा कर सकते हो। चलिए अब हम लोग लेसन पे आते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल के साथ स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। रिसेंटली क्यों हम लोग इस पे बात करें, जो कि नीति आयोग है हमारी, उनके द्वारा ये प्लान किया गया है कि अब नए तरीके से हम लोग ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को इंडिया में लेकर आएंगे और इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है। तो ये एक तरीके का रिजोल्यूशन है। मान लीजिए कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है दो पार्टीज़ के बीच में, दो कंपनीज़ के बीच में, अगर किसी भी तरीके का मतभेद हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कहाँ जाते हैं लोग। तो सबसे पहले कोर्ट जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो लोग कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका समाधान वहीं से मिलता है उनको। लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि कोर्ट के पास आप देखते हो कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, कोर्ट में आप जाओगे तो पैसे बहुत खर्च होंगे, आपके टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे और बहुत वक्त लगेगा आपकी रिजोल्यूशन लाने के लिए। तो उसके लिए सरकार ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लेकर आई थी। अब उसी चीज़ को ऑनलाइन फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें अब घर बैठे हो रही है, तो इसलिए डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन अब ऑनलाइन होगा। इट मीन्स कि स्मॉल और जितने मीडियम वैल्यू केस होंगे उनके लिए यहाँ पे जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन तरीके से मध्यस्थता कराई जाएगी। यहाँ पे बहुत तरीके का होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एक यहाँ पे नेगोशिएशन होती है, दूसरी मेडिएशन होती है और तीसरी आर्बिट्रेशन होती है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें 4 तरीके की बातें कही गई है। देखिए आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि एक आर्बिट्रेटर होते हैं और दो पार्टी के बीच में जो है ये सलाह मशवरा कराते हैं। और ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं ना, ये दोनों पार्टी के बीच, ये दोनों पार्टी के साथ तब तक रहते हैं ना जब तक ये सलाह मशवरा करा ना दे, यानी कि इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ना ढूंढते तब तक ये साथ रहते हैं। और एक्चुअली एक बार अगर ये आर्बिट्रेशन के द्वारा, आर्बिट्रेटर के द्वारा अगर कोई भी यहाँ पर डिसीजन दे दिया जाता है तो वो बाइंडिंग होता है, यानी कि ये दोनों पार्टी को मानना होगा। ठीक है। नेगोशिएशन में आए तो ये एक वॉलेंट्री एग्रीमेंट होती है, यानी कि दो पार्टी अपने आप में जो है ना बात करके कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आमने सामने बैठकर जो है नेगोशिएट कर लेती है। ये सबसे अच्छा और इजी सोल्यूशन होता है और ये आपका वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे आपका मैंडेटरी नहीं है। अगर दोनों पार्टी चाहते हैं कि बातों से सलाह मशवरा कर लिया जाए तो ये लोग दोनों कर सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे आती है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में क्या होता है कि ये नॉन बाइंडिंग है। यहाँ पे भी एक कंसिलिएटर होते हैं और मेन कंसिलिएटर का यहाँ पे काम होता है कि दोनों पार्टी को कानून बताना। जिस भी टॉपिक के ऊपर उनका मतभेद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी चल रही है, तो उसके लिए हमारे देश में क्या कानूनी तौर पर प्रावधान है, ये कंसिलिएटर का काम है इन दोनों को कानूनी तौर पर जो है उनकी जो भी मुद्दे हैं उसको शॉर्ट आउट कराना। लेकिन हाँ, ये नॉन बाइंडिंग है। ऐसा नहीं है कि कंसिलिएटर जो है दोनों पार्टी को पूरी तरीके से बताएंगे ही और पूरी तरीके से सलाह कराकर ही ये अलग होंगे। इनका काम है, सिर्फ क्या काम है, तो ये सिर्फ कानूनी तौर पर इनको सलाह देंगे कि ये प्रावधान है। ठीक है, ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर है।
साथ ही मीडिएशन होता है। मीडिएशन में क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो एक मीडिएटर होते हैं जो कि कोई भी प्रॉब्लम है दोनों पार्टी के बीच में, एक पार्टी है बी पार्टी है और इसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं कि कैसे बस यहाँ पे जो झगड़े हैं जो दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करा देना। फाइन, तो ये 4 तरीका है जो कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहा जाता है। आर्बिट्रेशन विच इज़ बाइंडिंग इन नेचर, और यहाँ पे आर्बिट्रेटर के हेल्प से होता है। नेगोशिएशन में कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं होती है, यहाँ पे दोनों पार्टी अगर चाहे तो वॉलेंट्री जो है अपना नेगोशिएट कर सकते हैं। कंसिलिएशन इन विच कंसिलिएटर्स आर देयर, और ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होती है। एंड फोर्थ वन इज़ आपका मीडिएशन, जिसमें कि आपको मीडिएटर की ज़रूरत होती है और वो मीडिएटर जो है यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आते हैं। आई होप कि आपको क्लियरिटी हो गई माइंड में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑनलाइन जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कराया जाएगा, ये सारे कुछ मेथड है कि या तो नेगोशिएशन के थ्रू दोनों जो है वर्चुअली अपना बात कर ले दो पार्टी और उसके थ्रू जो है वो अपना रिजोल्यूशन कर ले, या फिर मीडिएटर के थ्रू ये कर सकते हैं, या फिर आर्बिट्रेटर को यहाँ पे अपॉइंट करके वो जो है ऑनलाइन अपना वर्चुअली जो है रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, ये चीज़ें हुई। तो आप देखो कि जो डेवलपमेंट है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का और जो इंटरनेट का एक्सेस आज के डेट में बढ़ते जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक की रोल प्ले कर रहा है, जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आज के डेट में अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो इससे देखो कि अगर ये ऑनलाइन हो जाता है ना तो काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले होगा, जिसमें कि जो हमारे संविधान है, हमारे संविधान में एक फंडा दिया गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, तो सारे लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। तो ऑनलाइन अब यहाँ पे प्रावधान होगा तो हर कोई ये ईजिली एक्सेस कर पाएगा। वैसे ही जैसे आप देखो कि ये इस लेक्चर को आप लोग कहीं पे भी बैठे हो, देश के किसी भी कोने में बैठे हो, आप लोग इस लेक्चर को एक्सेस कर पा रहे हो, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, एजुकेशन फॉर ऑल। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल भी होना चाहिए। अगर ये ऑनलाइन हो गया तो किसी को ज़रूरत नहीं है कि ट्रैवल करके कोर्ट में आए, हाई कोर्ट आए, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे भारत में ये जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो यहाँ पे बात बताया जा रहा है, ये कब से निकल कर आया और कहाँ से निकल कर आया। तो देखिए बहुत सालों से जो है इसकी प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। 2006 में ही नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है जिसको अडॉप्ट किया गया हमारे, और यहाँ पे आप देखो कि बात किया गया है इन डोमेन, ये इंडिया है, डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी है, जिसमें कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रावधान यहाँ पे लाया गया था 2006 में ही। फिर 2018 है, 2018 में आप देखो कि एमएसएमई के जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा समाधान लाया गया है। समाधान यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर्स के लिए है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, कि अगर उनको पेमेंट देने में डिले हो रही है तो ये ऑनलाइन उनको अगर इसी तरीके की प्रॉब्लम है, उनको कंप्लेन है कि उनकी पेमेंट टाइम पे नहीं आई है, तो समाधान पोर्टल में जाकर वो अपनी समस्या को बता सकते हैं और उनका वहाँ पे निदान निकलेगा। ठीक है, तो ये समाधान याद रखना है किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आपका एमएसएमई से है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 2020 में अगर आप देखो इसी चीज़ को, एक सेकेंड, 2006 है तो 2017 में आते हैं, फिर 2018 है ना। 2017 में क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा एक स्टेटमेंट यहाँ पे इशू किया गया था, जिसमें सरकार की एजेंसी को ये कहा गया था कि जो डिस्प्यूट है ना उसको रिजॉल्व करे, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। तो चलिए देखिए, जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं उठता तब तक किसी भी चीज़ का जो है सोल्यूशन हमारे भारत में नहीं निकलता। अब क्या है कि पेंडेमिक का सिचुएशन है, सब कोई घर पर बैठे, तब ये लग रहा है कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम कि हम लोग को एजुकेशन को भी ऑनलाइन करना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम कि हम लोग जस्टिस को भी जो डिलीवरी है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, तो उसको करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखो कि इसके बारे में बातें कब से हो रही है हमारे देश में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट आज के डेट में करने का सोच रहे हैं। फिर 2019 में क्या हो गया कि 2019 में यहाँ पे EADR चैलेंज है, यानी कि जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको भी ऑनलाइन करने की बात की गई, जिसमें कि जो भी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्टार्टअप है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करे। स्टार्टअप्स जो भी नए बिजनेस होते हैं जो इनोवेशन तरीके से वो अपनी काम को करना चाहते, तो ऐसे स्टार्टअप्स को जो है आइडेंटिफाई करने की बात की गई है और उसको सपोर्ट करने की बात की गई थी। ये चैलेंज निकल कर आया था। 2020 में सरकार के द्वारा यहाँ पे एक लॉन्च किया गया था विवाद से विश्वास स्कीम, यानी कि जो भी टैक्स को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको रिजॉल्व करना है और वो भी ऑनलाइन माध्यम से। फाइन, 2020 में ही नीति आयोग के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और एक कमेटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी जिसके चेयरमैन थे AK सिकरी, जो कि यहाँ पे बता रहे कि एक ब्रॉड बेस हमारे यहाँ जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। फिर अगेन आप देखो 2020 में ही छत्तीसगढ़ के द्वारा पहली यहाँ पे वर्चुअल लोक अदालत कंडक्ट कराया गया और यहाँ पे कंसिलिएशन सर्विस प्रोवाइड किया गया था, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो इस चीज़ को याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि छत्तीसगढ़ पहली ऐसी राज्य है जो कि पहली बार वर्चुअल लोक अदालत यहाँ पे कंडक्ट किए थे। वहीं अगर हम लोग फिर 2020 की बात करें तो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो भी पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस
जस्टिस के ऊपर, उनकी जो रिपोर्ट थी उसको कहा गया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन प्रोसेस, यानी कि अब हम लोग को जो है इस तरीके का टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन प्रोसेस को लेकर आए। ठीक है, आर्बिट्रेशन जो कि आपका बाइंडिंग इन नेचर होता है और कंसिलिएशन जो कि नॉन बाइंडिंग इन नेचर होती है। ठीक है, तो ये देखिए कि हमारे यहाँ एवोल्यूट जो हुआ है वो बहुत पहले से होते आया, लेकिन अब देखिए कि कैसा प्लेटफॉर्म होने वाला है। ये जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्लेटफॉर्म है, इसकी कुछ प्रिंसिपल डिज़ाइन की गई है। ये देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट होगा, जितनी डेटा रहेगी, जिस तरीके की डेटा रहेगी वैसा यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। प्राइवेसी को यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, सिक्योरिटी होंगे, रेजिलियंस है, पोर्टेबिलिटी की बात की जा रही है, डेटा एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, यूज़र सेंट्रिसिटी होगी कि यूज़र जो भी होंगे उसी के बेसिस पे यहाँ पे काम होगा। साथ ही साथ मॉड्यूलरिटी की बात की जा रही है, स्केलेबिलिटी की है, एसेसिबिलिटी की है एंड इक्वालिटी की है। तो प्रावधान आप देख सकते हो कि एक से बढ़कर एक प्रावधान है यहाँ पे, और डिज़ाइन जो किया गया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। अब और आगे चलते हैं और बात देखते हैं कि आज की डेट में क्या स्टेटस है, हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले देखें कि ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ, और ई कमेटी जो है वो यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेकर आए हमारे इंडियन जुडिशरी में। और इस प्रोजेक्ट में आप देखो कि जो भी यहाँ पे आपका जस्टिस डिलीवरी टूल है उसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन किया जाने की बात की जा रही है, ई कोर्ट की बात की जा रही है। हमारे यहाँ ई लोक अदालत कंडक्ट करने की बात की जा रही है। आज के डेट में आप देखो कि छत्तीसगढ़ है जिसमें कि पहली बार ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया गया। इस कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए ही ऐसा जो है यहाँ पे आपका डिसीजन लिया गया। वर्चुअल कोर्ट्स भी है, आज की डेट में आप देख रहे हो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये वर्चुअली भी काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ऑब्जर्व भी किया गया है कुछ केसेस जो कि पार्टली है या फिर इंटायरली ये आपका ऑनलाइन ही है, और ये रिकमेंड किया गया है कि जो सिंपल केसेस है ना जिसको हम लोग ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करना चाहिए। आरबीआई के द्वारा भी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी लाया गया है, वो भी डिजिटल पेमेंट के लिए। तो 2019 में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नंदन नीलेकानी कमेटी है जिसके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट होनी चाहिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नंदन नीलेकानी कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड है, तो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड ये कमेटी है। इनके द्वारा बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी गई थी। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इनकी एक बार रिकमेंडेशन पढ़ लीजिए और गूगल में, और उसको आप लोग जो है ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। उससे क्या है कि आप लोग मेंस में बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो इनका ये चीज़ें कही गई थी कि कैसे हम लोग डिजिटल पेमेंट को अपने कंट्री में जो है डीप कर सकते हैं, और ये आरबीआई के द्वारा ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि हमारे यहाँ 2 टियर जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है उसको सेटअप करना है। साथ ही हमारे यहाँ नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी भी ड्राफ्ट किया गया है। इस पॉलिसी में क्या है कि सजेस्ट किया गया है कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई भी तरीके की परेशानी है, कोई भी अगर आपके पास जो है मैटर है, मैटर इन द सेंस कि आपका कोर्ट केस फंसा हुआ है तो आप उसका रिजॉल्व आपको नहीं मिल पा रहा है, आपका उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आपको कोई भी तरीके की कंप्लेन है तो उसको हम लोग कहते हैं, अगर कंप्लेन रजिस्टर करानी है तो वो होता है ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, कि लोगों की ग्रीवियंस को सुने, जो परेशानी है उसको सुने। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है, इट मीन्स कि आप ऑनलाइन भी अपनी परेशानियों को जो है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये आज के डेट में प्रेजेंट स्टेटस है कि हाँ कोशिश हो रही है हमारे यहाँ पे, ऐसा नहीं है, और थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है कि नहीं, लेकिन इस चीज़ को और फास्ट करने की ज़रूरत है। इससे क्या बेनिफिट होगा, क्यों ऐसा सोचा जा रहा है और इससे क्या बेनिफिट होगा, ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए। देखिए बेनिफिट तो बहुत है। सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव है भैया, इसमें पैसे बहुत कम खर्च होंगे, क्योंकि आप देखो तारीख पे तारीख किसी भी कोर्ट में आप जाओ, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, अगर आपकी कोई भी केस है, चाहे छोटी सी केस क्यों ना हो, आपको तो तारीख पे तारीख देनी है। अगर आप लॉयर हायर कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे जुगाड़ने होंगे, साथ ही साथ आपका टाइम भी यहाँ पे खर्च होने वाला है। तो लेकिन अगर यही ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा ना तो यहाँ पे पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, है कि नहीं। और यहाँ पे आप देखो काफ़ी कन्वीनियंट है और क्विक है। ऑनलाइन चीज़ें जो है ऑफलाइन के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है, ये तो आप लोग भी जानते हो। तो ये क्या होगा ना कि क्विक होगा और जल्दी से जल्दी जो है फास्टर तरीके से यहाँ पे डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन निकाला जाएगा। साथ ही इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना अब जस्टिस के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो वैसे तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ 28 राज्य है लेकिन 28 हाई कोर्ट नहीं है हमारे यहाँ। आप देखते हो बहुत सारे ऐसे राज्य है और यूनियन टेरिटरी है जो कि दूसरे दूसरे अगल बगल के नियर एंड डियर जो हाई कोर्ट है राज्यों में, उसमें जाकर वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ 1 ही सिटिंग है
सुप्रीम कोर्ट की, जो कि दिल्ली में है। तो पूरे हमारे देश में किसी भी कोने से लोग को अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वो ट्रैवल करना ही होगा, दिल्ली पहुंचना होगा। तो ये दो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जिससे लोग जो है कई बार ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते, तो उनको जस्टिस नहीं मिल पाती है कि नहीं। और पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, तो जो पैसे नहीं खर्च कर पाते उन्हें भी जस्टिस नहीं मिल पाती है। तो चलिए, ये बेहतर तरीका है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस मिल पाएगा। और यहाँ पे आप देखो कि जो यहाँ पे लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस देखने को मिलता है जस्टिस डिलीवरी में, अब वो यहाँ पे कम हो पाएगा। साथ ही जो अनकॉन्शियस बायस देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो पाएगा। इट मीन्स कि आप देखो, आपको न्यूट्रलिटी देखने को मिलेगी। कई बार आप देखते हो कि सरकार के फेवर में जो भी यहाँ पे बातें होती है, तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, एक प्रेफरेंस टूल्स भी होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑनलाइन में ये कम हो पाएगा। साथ ही लीगल हेल्थ जो सोसाइटी की है ना, वो यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगी। अगर आप देखो कि ऑनलाइन आपका जो है कम टाइम में और कम पैसे खर्च कर कर अगर आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है, तो वो बहुत ही अच्छी होती है, शानदार होती है। इसमें क्या है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसमें हमारी रैंकिंग जो है इम्प्रूव होते जा रही है। और मोदी जी का सपना है कि हमारा रैंक जो है वो अंडर 50 होनी चाहिए। तो आज के डेट में 63 है। बट आपके लिए दो क्वेश्चन है कि ये आपको बताना है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टोटल इंडिकेटर कितने हैं, और अगर आप उन सारे इंडिकेटर्स में से 5 इंडिकेटर का नाम लिख सकते हो तो लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके के रिपोर्ट में जो हमारा एक सपना है कि हम लोग अपने कंट्री में एक बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करें, तो अगर जल्दी होगी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी खोजा जाएगा, तो लोग बिजनेस करने के लिए भी खुश रहेंगे और बिजनेस करने के लिए भी हमारा देश में जो है अच्छा खासा प्रावधान होगा। साथ ही आप देखो कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा लीगल पैराडिग्म का। एक लंबे सदियों से यही चलते आ रहा है कि अगर आपको जस्टिस चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, केसेस है, तो आपको कोर्ट दौड़ने होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो अब परंपरा है कहीं ना कहीं आप देखो कि ब्रेक हो पाएगा, क्योंकि अब मॉडर्न सोसाइटी है और आज के डेट में नीड हमारी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तरीका चेंज हो चुका है। तो उस हिसाब से भी ढलने का यहाँ पे कोशिश किया जाएगा। अब ऑनलाइन चीज़ें हो जाएगी ना, तो आप देखो कि काफ़ी फेयर होगा, डिसीजन में प्रोसेस भी यहाँ पे फेयर हो पाएगी। एंड साथ ही साथ आपको देखो कि ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा, इन्फोर्सेबल होगा, और ये सारे लोगों पे एसेसिबल होगा। सबसे बड़ी बात है, तो फ़ायदे तो अनेक है कि नहीं। फ़ायदे अनेक है, लेकिन हमारे यहाँ चैलेंजेस की कमी नहीं होती है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, हर एक जगह आपको चैलेंजेस देखने को मिलता है। तो हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में चैलेंजेस समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर चैलेंज देखेंगे, बिहेवियर चैलेंजेस देखेंगे, ऑपरेशनल चैलेंजेस देखेंगे। तो 3 तरीके की चैलेंज है हम लोग को इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। तो स्ट्रक्चर चैलेंजेस में सबसे पहली प्रॉब्लम है डिजिटल लिटरेसी। मीन्स अगर आप लोग देखो कि आप लोग लिटरेट तो हो, पढ़ना लिखना जानते हो, आपके जो पेरेंट्स है और या फिर आपके जो दादा दादी नाना नानी हैं वो भी पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन क्या वो मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करना जानते हैं, स्मार्टफोन को ऑपरेट करना जानते हैं? अगर वो स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों को ऑपरेट नहीं करना जानते, तो उनको सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं कि वो डिजिटली इलिटरेट है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ यही चीज़ों की बहुत कमी है। आप लोग देखो कि कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन, कुछ एथनिसिटी और कुछ एज के लोग जो है ना, वो यहाँ पे डिजिटल लिटरेट नहीं है। आप लोग देखो, बच्चे को दे दो फ़ोन आज के डेट में, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सब कुछ अपने आप सीख जाते हैं। लेकिन वही फ़ोन अगर आप अपने पेरेंट्स को दे दो या दादा दादी को दे दो, तो उन लोग को बहुत मुश्किल होती है। उन लोग को सिखाने के बाद भी वो लोग भूल जाते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। अगर उनको किसी भी तरीके की समस्या का समाधान भी चाहिए ऑनलाइन, तो अगर जब तक उनको ये फ़ोन ऑपरेट करने नहीं आएगा, लैपटॉप ऑपरेट करने नहीं आएगा, तब तक वो अप्लाई कैसे करेंगे और इस चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। आप देखो हमारे यहाँ कि कितने लोगों के पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, या फिर अगर है भी तो कितने ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी नहीं है डिजिटल। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम है जेंडर डिवाइड, यानी कि एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है, ये ऐसा मैं नहीं कह रही, इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2019 है, जिसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में जो विमेन है ना, उसमें ओनली 1/3 जो इंटरनेट यूज़र्स है, बस उतनी ही हमारे इंडिया में है। और अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे तो ओनली 28% है, 50% भी नहीं है। आप सोच सकते हो कि कितना इस चीज़ के पीछे, इस चीज़ में हमारी जेंडर इनइक्वालिटी कितना ज़्यादा है कि महिलाओं के पास तो गैजेट्स ही नहीं है, महिलाओं के पास जो इंटरनेट एक्सेस करने का प्रावधान ही नहीं है, तो फिर वो उनको जस्टिस कैसे मिलेगा। तो हम लोग को स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस है उसको सही करना होगा। सेकंड जो यहाँ पे चैलेंजेस है बिहेवियर चैलेंज, यानी कि लोगों को अवेयरनेस की कमी। लोगों को ऐसा पता भी नहीं होता है ना कि अब वो ऑनलाइन भी जस्टिस पा सकते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है जो उनको पता ही नहीं होता है। जब आप किसी से डिस्कस करोगे ना, तो उनको भी लगेगा कि अच्छा ऐसा कुछ भी है हमारे देश में। तो सबसे पहली बात है कि उनको अवेयर करानी है, उनको बतानी है कि ऐसी भी अब चीज़ें हो चुकी है, अब यहाँ पे आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, तारीख पे तारीख लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में जो है अपनी जो भी समस्या है उसका जस्टिस आपको मिलेगा। सेकंड है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पीएसयू भी। अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अकॉर्डिंग देखें तो सरकार की जो डिपार्टमेंट है इसमें आप देखो कि सरकार के डिपार्टमेंट का ही कोर्ट केस में 46% है, यानी कि सरकार की ही इतनी सारी केसेस है जिसमें कि 46% तो बस उनका ही केस है। अगर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाए तो इसको क्या होगा कि इंटर और इंट्रा जो गवर्नमेंट की डिस्प्यूट है वो बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो पाएगी, और इससे जो हमारा इस प्रोसेस है यानी कि जस्टिस डिलीवरी में जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ पाएगा। क्योंकि आप देखो कि कई बार हम लोग ये केस देखते हैं, निर्भया केस तो आपको याद होगा, निर्भया केस में जो उनके सज़ा देना था, उनको जो फांसी में लटकाना था, उसके लिए 7 साल लग गए। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना डिले होता है हमारे जस्टिस में। लेकिन वही बात है कि जस्टिस डिनाइड नहीं होता, जिसको यहाँ पे जस्टिस मिलना है वो हमारे देश में ज़रूर मिलता है, भले वो 20 साल बाद मिले या 30 साल बाद मिले। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारी कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऑनलाइन होगा तो ये जल्दी होगा, फास्टर होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ये 2 हो गए बिहेवियर चैलेंजेस। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है? सबसे पहली बात आती है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की। आप देखो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है प्राइवेसी को, और कॉन्फिडेंशियल जो डेटा होता है यानी कि आपकी जो पर्सनल डेटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। आज की डेट में जितनी भी चीज़ें आप देखो कि जितना ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उतना कम फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। आज की डेट में आप देखो कि ये टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मैं आप लोग को यहाँ पे इस मैगजीन्स का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होता तो कहीं ना कहीं मेरी भी इंस्टीट्यूट होती, मैं ऐसा फिजिकल इंस्टीट्यूट खोलने का कोशिश करती, वहाँ पे आप लोग आते, कहीं ना कहीं पढ़ने ज़रूर आते। जैसे आज के भी डेट में आप लोग कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ज़रूर जाते होंगे ये कोविड से पहले। तो इससे क्या हो रहा है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो रही है, ना आप मुझे देख पा रहे हो ना मैं आप लोग को देख पा रही हूँ, है कि नहीं। तो इससे एक नया चैलेंजेस निकल कर आ रहा है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की। तो देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे यहाँ पे ओवरकम किया जाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो क्या एक लीगल प्रोसेस की यहाँ पे कमी है। अगर हम लोग देखें भारत में तो कोई भी प्रोसेस नहीं, कोई भी प्रोविज़न नहीं है हमारे यहाँ ऑनलाइन नोटराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की। यानी कि आप देखो कि ऑनलाइन फेसबुक कहीं पे भी आप देख लो, व्हाट्सएप वगैरह में कितने फेक न्यूज़ चलते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी यहाँ पे देने के लिए कोई नहीं है। आपको कुछ भी तरीके का डेटा देखने को मिलेगा, कुछ भी तरीके का आपको जो है न्यूज़ देखने को मिलते हैं। कितने फेक मेम्स, फेक न्यूज़ जो है वो आपका सर्कुलेट होता है। तो कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट की नोटराइजेशन नहीं है, यानी कि ऑथेंटिसिटी नहीं है डॉक्यूमेंट की। और ऐसा हमारे देश में कोई भी कानूनी तरीके से कोई प्रोसेस नहीं है। एक कानून था 1956 का, यानी कि आदम ज़माने का आप कह सकते हो कि ये कानून है, नोटरीज रूल 1956। इसमें आपका फिर भी नोटराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है ना वो सिर्फ लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। इट मीन्स कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसकी ऑथराइज्ड आप सिर्फ खुद ही कर सकते हो, यानी कि हकदार भी आप ही हो और आप ही कह सकते हो कि हाँ ये इतनी इस डॉक्यूमेंट में कितनी सच्चाई है और कितनी गलत है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। चलिए, ये सारे कुछ चैलेंजेस थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या प्रिंसिपल है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि हम लोग इस तरीके के मैकेनिज्म को और बेटर बना सके। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए और वो भी डिजिटली लिटरेट कीजिए। और एजुकेट करने का मतलब है कि अवेयरनेस फैले, अवेयरनेस को लेकर आना है लोगों तक, ये बात होनी चाहिए कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी है। सेकंड है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, जहाँ पे बच्चों के पास लैपटॉप मोबाइल नहीं है, महिलाओं के पास नहीं है, वहाँ तक ये गैजेट्स पहुँचानी है। जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन पहुँचानी है। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देखो ओपन प्रिंसिपल यहाँ पे होनी चाहिए जिससे कि जो डेवलपमेंट है ओपन यहाँ पे आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो डेवलपमेंट है उसको बेटर तरीके से गाइड कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो है वो लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, ऑनलाइन ही ऐसा रखिए ना। और देखिए गांव के लोगों को सबसे अच्छी तरीका ये होती है उन लोग को एजुकेट करने के लिए या फिर अवेयर करने के लिए कि उन लोग के पास रेडियो ज़रूर होता है या फिर टेलीविज़न भी है तो दूरदर्शन ज़रूर होते हैं। तो उस माध्यम से उन लोग तक जो है एक ये समाचार पहुँचाना चाहिए। साथ ही इम्पॉर्टेंट है कि क्लैरिटी हो, फाइनल एग्रीमेंट जो है किस तरीके से उसको इन्फोर्स किया जाएगा। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो रहा है तो हर एक स्टेज की क्लैरिटी हो कि आपको कैसे यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, आपको किस किस तरीके का काम यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो फिज़िकल बैरियर है
टेक्नोलॉजी की बैरियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बैरियर है, इस चीज़ को हम लोग को ओपन करना होगा। ये सिर्फ अचीव किया जा सकता है एक कंबाइंड एफर्ट्स, यानी कि जो हम लोग एफर्ट्स लगाएंगे उसमें दो तरीके की स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है। एक तो सरकार की ज़रूरत है और दूसरी जुडिशरी की ज़रूरत है। जब ये दोनों वापस एक साथ आकर जब काम करेंगे ना, तो ये जो हमारा फिजिकल एक्सेस है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का, ये ज़रूर इम्प्रूव होगा। साथ ही हमें डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना ही है एट एनी कॉस्ट, तभी ये चीज़ें हो पाएगी। लोग जो है ना, जब तक मोबाइल और लैपटॉप ये सारी चीज़ें ऑपरेट नहीं करना जानेंगे, तब तक वो ये काम नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, यानी कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग इस प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग वगैरह भी लोगों को दें। और अडॉप्ट करना है, यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट लिटिगेशंस के लिए हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और ये मेंटेन करना चाहिए कुछ कैटेगरीज, यानी कि डिस्प्यूट की कुछ कैटेगरीज को मेंटेन करने देना चाहिए कि इसको सिर्फ अगर रिजॉल्व करना है तो वो ऑनलाइन माध्यम से होगा, इसके लिए कोई कोर्ट नहीं आएंगे। साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको रेगुलेट भी करना चाहिए। इट मीन्स कि एक रेगुलेटरी मॉडल होनी चाहिए, जिससे कि जो जनता है, जो एंड यूज़र है, उनके हक को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे कुछ यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताए गए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। और हाँ, एक चीज़ तो और है, देखिए 4 लेयर मॉडल कहा जा रहा है यहाँ पे जस्टिस को एक्सेस करने का। सबसे पहले आप देखो हमारे यहाँ क्या था, पहले कोर्ट था। कोर्ट में क्या था कि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है वो आपका रिजॉल्व हो जाता था, दैट्स इट। इसके बाद आया, ऐसा लगा कि नहीं, कोर्ट के अकेले होने से ये जो हमारे यहाँ इतनी केस की पेंडेंसी होते जा रही है, जजेस की नंबर जो है हमारे यहाँ कम है। हर एक जगह आप देखो, चाहे वो सिविल जज हो, चाहे आपके जो है हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इसमें आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो ज़्यादा है, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कम है। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जो है वो प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा लगा कि नहीं, कोर्ट से तो अकेले ये काम नहीं होगा, तो हमें कुछ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाना चाहिए, जिसमें कि आपका कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारे मेथड है। तो इसमें क्या कवर किया गया कि जो डिस्प्यूट कंटेनमेंट है, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट के बाहर ही जो है ना इसको सेटलमेंट कर देना है। अब ये चीज़ें भी इतना काम नहीं आ पा रही है। अब पेंडेमिक आकर जो है वो ऐसा कर दिए कि नहीं, अब आपको कुछ और टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो अब हम लोग ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि इससे दो चीज़ ऐड ऑन हो रही है। एक तो यहाँ पे लीगल गाइडेंस होगा, और दूसरा है कि यहाँ पे लीगल हेल्थ प्रमोशन हो पाएगा, यानी कि हमारे सोसाइटी में जो है हर एक लोगों को जो एक्सेस टू जस्टिस है, वो वाली चीज़ें अब यहाँ पे प्रावधान सबको मिल पाएगा। सो ये चीज़ें याद रखिएगा कि 4 लेयर मॉडल है हमारे यहाँ पे जस्टिस को एक्सेस करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सबसे पहले हम लोग देखें कि नीति आयोग के द्वारा ये डिसीजन लाया गया है, और ये लॉन्च भी नीति आयोग के द्वारा किया गया है। और उसके बाद हम लोग देखिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसी है, क्या क्या इसमें प्रावधान है। और ये 2006 से ये स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर। आज की डेट में हमारे यहाँ क्या क्या स्टेटस है, बेनिफिट क्या है, बहुत सारे बेनिफिट है तभी हम लोग लेकर आए, लेकिन बेनिफिट के पीछे चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो चैलेंजेस को ओवरकम करना है, सारे तरीके के चैलेंजेस हमने देखा, और वे फॉरवर्ड देखे कि कैसे हम लोग ओवरकम करके इसको आगे लेकर आ सकते हैं। फाइन, अब आगे है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, सेकेंड आर्टिकल में आते हैं। रिसेंटली आप देखो कि बहुत सारे ऐसे बिल है जिसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पार्लियामेंट से पास भी करा दिया गया, वो भी जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी। अब ये तो कंप्लेन हम लोग तब से सुन रहे हैं जब सेकेंड टर्म यहाँ पे मोदी जी की स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है। तो रिसेंट इंस्टेंसेस देखते हैं जिससे कि पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो यहाँ पे कम हुई है। सबसे पहली बात है कि नो बिल स्क्रूटनी इन द बजट सेशन। आप पहले ये समझिए कि पार्लियामेंट में 3 तरीके के सेशन होते हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट की जो है यहाँ पे सिटिंग होती है। तो सबसे पहले जो सेशन है किसी भी साल का स्टार्ट होता है तो बजट सेशन के साथ होता है, जो कि आप यहाँ पे 1 फरवरी से देखते हो। उसके बाद हमारा जो है मानसून सेशन आता है, क्योंकि अभी जो है 1 जून से मानसून आएगा, तो इसमें आपको मानसून सेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद विंटर सेशन आता है। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है वो बजट सेशन होता है, उसके बाद मानसून सेशन होता है, और सबसे छोटा ड्यूरेशन का जो है यहाँ पे आपका विंटर सेशन होता है, जो कि आपका नवंबर टू दिसंबर में रहता है। ठीक है, ये आप समझिए। अब बात हम लोग करेंगे बजट सेशन का। तो अभी जैसे बजट सेशन कंप्लीट हुआ है, तो बजट सेशन में कहा जा रहा है कि किसी भी बिल को यहाँ पे स्क्रूटनी नहीं किया गया। स्क्रूटनी कहने का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोग भी एग्ज़ाम देते हो और आप लोग को लगता है कि नहीं, आप लोग को मार्क्स उस अकॉर्डिंग नहीं आया जितना आपने अच्छा परफॉर्मेंस करके आए, आपको मार्क्स में कुछ लगता है कि नहीं गलत मिल गया या कम मिल गया, तो आप लोग क्या करते हो कि फिर से रीचेक के लिए भेजते हो, यानी कि स्क्रूटनी कराने के लिए भेजते हो। जब आपका फिर से पेपर रीचेक होकर आता है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके मार्क्स में या तो कोई चेंजेस नहीं होता, या तो आपके मार्क्स बढ़ जाते, या तो अगर लक खराब हुआ तो आपके मार्क्स घट भी जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्क्रूटनी। वही चीज़ें होती है कि जब बिल को यहाँ पे पास कराना होता है लोकसभा, राज्यसभा, और फिर यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट से साइन होता है, तब उसे बिल को हम लोग एक्ट कहते हैं, यानी कि वो कानून बन गया। तो जब ये बिल आपका लोकसभा, राज्यसभा से पास होता है, तो पास होने से पहले लोकसभा में एक आपका पार्लियामेंट्री
फिर स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक स्क्रूटनी यहाँ पे कमेटी होती है जो कि स्क्रूटनाइज करती है, वो देखती है कि बिल में सारे प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो है, सारे प्रावधान ऐसे हैं जो कि किसी भी लोग के फंडामेंटल राइट को हनन तो नहीं कर रहा, वायलेट तो नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि कोई भी बिल को स्क्रूटनी करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आप इस बजट सेशन में देखो तो 13 बिल इंट्रोड्यूस किए गए, और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कोई भी एक बिल को भी यहाँ पे स्क्रूटनी के लिए नहीं भेजा गया। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत तेज़ी में आनन फानन में जो है सरकार ने पास किया कौन सा बिल, तो यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 एंड माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 का। ये क्या एक इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि पार्लियामेंट जो है ना वो अपने यहाँ पे जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी निकल कर नहीं आ रही है, ये साइन ऑफ एफिशिएंसी है, यानी कि उनका काम करने का तरीका यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। सेकंड है कि बिल का जो ट्रेंड है ना वो भी यहाँ पे कम होते जा रहा है। आप देखो 14 और 15 जो लोकसभा है, 14 लोकसभा में जो कमेटी को यहाँ पे बिल रेफ़र किया गया था वो 60% किया गया था। वहीं अगर 15th लोकसभा में देखें तो ये और इंक्रीज़ हो गया, 71% देखने को मिला। लेकिन आप देखो कि ये बहुत कम हुआ है 16th लोकसभा, जो कि मोदी सरकार यहाँ पे आए थे, तो 27% ही बिल है जो कि यहाँ पे कमेटी को रेफ़र किया गया फॉर स्क्रूटनी। एंड अभी जो 17th लोकसभा चल रहा है इसमें अभी तक बताया गया है कि ओनली 11% जो बिल है 2019 तक का ये डेटा है, जिसमें आप देखो कि सिर्फ यहाँ पे 11% जो बिल है वो स्क्रूटनी के लिए भेजा गया। तो आप नंबर देख सकते हो कि कितना सडन डिक्रीज़ हुआ है, कहाँ 60% था अब ये 27% हो गया है, कहाँ 71% था अब ये यहाँ पे आपका 11% हो चुका है। आने वाले दिन में तो ये आपका 0-0 हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि अटेंडेंस भी यहाँ पे कम हो रही है। आप देखो कि लोकसभा में जो है 71% तक एवरेज अटेंडेंस जो है वो कम हो चुका है, राज्यसभा में 74% तक। अगर मनी बिल का यूज़ देखें तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मनी बिल का पावर ये है ना कि मनी बिल में राज्यसभा को पावर नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस भी करना है तो लोकसभा में करना है, ये कंपलसरी है। राज्यसभा के पास पावर नहीं होता, राज्यसभा क्या कर लेगा, मनी बिल में कुछ नहीं कर पाएगा। बस ऐसा है कि 14 दिन तक वो मनी बिल उसके पास आएगा, वो देख सकता है मनी बिल को, लगेगा राज्यसभा को कि कुछ हाँ रिकमेंडेशन दे देते तो वो दे भी सकते हैं, लेकिन पूरी पावर लोकसभा के पास है कि लोकसभा चाहे ना तो राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन दी गई है मनी बिल में उसको नकार सकते हैं, वो नहीं भी मान सकते हैं। तो इसलिए आप देखो कि लोकसभा में जो है मोदी जी की पार्टी का, बीजेपी का पूरा मेजोरिटी है और राज्यसभा में उतनी मेजोरिटी नहीं है। तो जितनी मेजोरिटी यहाँ पे लोकसभा में है ना तो वो मनी बिल को लोकसभा से ही पास करा लेते हैं, मनी बिल करके ही वो पास करा देते हैं। और मनी बिल की सबसे पहली खासियत ये होती है कि सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से यहाँ पे स्पीकर पहले बताते हैं कि अच्छा ये बिल मनी बिल है और मनी बिल के ऊपर लोकसभा को पावर है, राज्यसभा को नहीं, तो चलो सारे बिल को यहाँ पे मनी बिल कर जो है यहाँ पे पास करा लिया जाता है। अब आप देखो जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग करनी है ट्रिब्यूनल्स की, अभी ये भी आपका निकल कर आया था कि बहुत सारे जो ट्रिब्यूनल्स है उसको हटाना है और एक नेशनल ट्रिब्यूनल बनानी है। ओके, इंट्रोडक्शन किया गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो अमेंडमेंट किया गया है FCRA के अंदर, जो यहाँ पे आपका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है यानी कि जो भी आपके NGO वगैरह है जो कि बाहर से उनको पैसे वगैरह मिलता था, तो उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी जो है 3-4 महीने से ये सारे केसेस को देखे थे कि किस तरीके से ये भी आपका जो है बिल पास हुआ और कानून बना और क्या क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, और आधार एक्ट को भी मनी बिल जैसा ही करके पास किया गया था। तो ये भी आप देख सकते हो कि आनन फानन में ये पास किया गया। ऊपर से जो फार्मर बिल है, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल है, 3 फार्म्स बिल, वो भी आपका आनन फानन में आपका जो है वो भी पास किया गया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो मनी बिल है ना इसको इसकी जो रूट है, ये जो रास्ता है ना, इसको बहुत हद तक यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लैक ऑफ डिस्कशन है, यूनियन बजट का तो डिस्कशन भी बहुत कम हो गया है। इवन आप देखो इस बार जो है ना बिना डिस्कशन के 76% जो टोटल बजट है ना उसको अप्रूव कर दिया गया। पहले बहुत बेहतरीन तरीके से बजट के ऊपर डिस्कशन होती थी, बट अब डिस्कशन भी नहीं होता है। अब ये आप कह सकते हो कि मेजोरिटी के थ्रू जो है इसको पास करा दिया जाता है। साथ ही डिप्टी स्पीकर की भी कमी है। आप देखो कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं, वहीं राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो जो डिप्टी स्पीकर है ये आर्टिकल 93 है हमारे संविधान में, जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा में स्पीकर होंगे और डिप्टी स्पीकर होंगे। ठीक है, लेकिन डिप्टी स्पीकर की कमी है। अभी तो इस बार 17 में तो इस बार डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही ये सारे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आप देखो कि ये चीज़ एक बताई जा रही है ना कि क्या रिसेंट इंस्टेंसेस हुआ है जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि नहीं पार्लियामेंट अपने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन अब ये भी हम लोग को समझना ज़रूरी है ना कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर इंश्योर करें, सही तरीके से वो काम करे, इसकी क्या ज़रूरत है। चलिए ऐसे काम करके नहीं चलेगा क्या, अगर मनी बिल ही जैसा सारे बिल को पास कर दिया जा रहा है या फिर स्क्रूटनी नहीं कराया जा रहा है या फिर यहाँ पे बिल की जो है संख्या कम हो गई है, तो क्या इससे दिक्कत हो रही है।
ये चीज़ें समझिए, दिक्कत हो रही है तभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और तभी इसकी न्यूज़ चैनल में आपको डिबेट डिस्कशन देखने को मिलता है। हम लोग जो हमारे इंडिया में जो हमारा संविधान है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल रोल कहाँ है, डेमोक्रेसी में है। डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि हम जैसे आम जनता को ज़्यादा पावर है और हम जैसे आम जनता जो है ना अपनी सरकार चुनकर जो है उनको लोकसभा में भेजते हैं। तो सेंट्रल रोल है डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट का यहाँ पे सेंट्रल रोल है हमारे डेमोक्रेसी में, और वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि यहाँ पे सरकार के काम को चेक एंड बैलेंस करते हैं। देखिए राज्यसभा का क्या काम है, कई बार कहा जाता है ना कि राज्यसभा जो है सबऑर्डिनेट है लोकसभा के, लेकिन ऐसा आप लोग मत कहिएगा क्योंकि आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हो और पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़े हो। ये सबऑर्डिनेट नहीं है। राज्यसभा का सबसे अच्छा काम ये होता है ना कि लोकसभा से जो भी बिल आ रहा है, यानी कि वहाँ पे जो भी बिल आएगा उसमें सरकार की मनमानी दिखेगी और सरकार का फ़ायदा दिखेगा, तो राज्यसभा उस चीज़ को कट करते हैं, देखते हैं कि नहीं इसमें सरकार की ज़्यादा फ़ायदा नहीं होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ पीपल होना चाहिए, यानी कि लोगों के फ़ायदा को ज़्यादा देखना है, ठीक है। तो ये काम किया जाता है। सेकेंड है कि आप देखो कि जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल है उसको एग्जामिन किया जाता है। पार्लियामेंट में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितने भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल है उसको डिटेल में ये समझा जाए, उनको अंडरस्टैंड किया जाए, और आगे जब जैसे देखिए फार्म बिल्स है ना, तो फार्म बिल्स को अगर स्क्रूटनी किया जाता तो शायद आज की डेट में इतना ज़्यादा जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है वो नहीं होता। आप लोग को भी ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? वो बिना स्क्रूटनी के पास किया गया, उसको पब्लिक डोमेन में भी नहीं रखा गया और आनन फानन में जो है उस 3 तरीके का एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इम्प्लीकेशन भी समझा जाता है कि जब ये बिल कानून बनेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये चीज़ें समझी जाएगी जब पार्लियामेंट सही तरीके से काम करेंगे और जब इसका स्क्रूटनी होगा। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है हमारे संविधान में, प्रॉपर ये कहा गया है, वो भी आप देखोगे आर्टिकल 75 है हमारे संविधान का, जिसमें ये कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ द पीपल के, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं उनको ऐसा काम करना है जो कि वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिवली वहाँ पे जो है पार्लियामेंट का फंक्शन होना चाहिए। साथ ही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, यहाँ पे आप देखो हमारे कंट्री में एक डाइवर्स कंट्री है हमारे यहाँ, एकदम से इतनी बड़ी देश है हमारे यहाँ, तो एक वेल फंक्शन पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में जो है ज़रूर होना चाहिए, जिससे हमारे भारत में एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो, एक अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस हो, एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी हो, यानी कि सरकार जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ वो कैसा काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल भी देखने को मिले कि हाँ वो जो भी कानून लेकर आ रहे हैं वो हमारे देश में जनता के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और अकाउंटेबल भी होनी चाहिए कि अगर वो चीज़ें वो कानून अगर इम्प्लीमेंट हो रही है, लोगों तक उसको फ़ायदा नहीं हो रही है, लोगों को उसका नुकसान हो रहा है, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, सरकार वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप पार्लियामेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसलिए आप समझिए कि पार्लियामेंट की सही तरीके से काम करने का कितना ज़्यादा महत्व है कि नहीं। लेकिन अब देखते हैं कि चलिए ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हम लोग इसको इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बर्बादी हो गया तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे रोते रहें। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपसे भी पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? देखिए इम्प्रूव करने के लिए ना आज से नहीं, बहुत पहले ही ये रिकमेंडेशन आ चुकी थी, और ये रिकमेंडेशन है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा है ना उसकी फिक्स्ड मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग होनी चाहिए, कि एक साल में 365 डेज़ में वो कितना बार जो है बैठेंगे, कितने बार उनकी मीटिंग होगी। तो ये फिक्स किया गया था इनके द्वारा कि कम से कम तो 365 डेज से लोकसभा में 120 डेज़ की सिटिंग होनी चाहिए और राज्यसभा में 100 डेज़ की होनी चाहिए। ये आपका तीनों सेशन मिलाकर है, बजट सेशन, विंटर सेशन एंड मॉनसून सेशन, ओके। तो ये चीज़ें कही गई है। सेकेंड है कि रिसर्च सपोर्ट की बात की जा रही है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको रिसर्च सपोर्ट भी करना है, यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रिसर्च सपोर्ट भी अलाउ करनी चाहिए कमेटी को कि वो एग्जामिन कर सके जो भी इशू है, यानी कि जो टेक्निकल इन नेचर है या फिर ये एक एक्सपर्ट बॉडीज़ है जो कि इसको सर्व करे, ठीक है। यानी कि आप देखो कि यहाँ पे कमेटी रेफरल भी होने चाहिए, जितने भी बिल और बजट है वो ज़रूरत है कि वो यहाँ पे कमेटी के द्वारा एग्जामिन करके ही इसको पास करे। ये एकदम से ज़रूरी होनी चाहिए कि सारे यहाँ पे कमिटीज़ के द्वारा ही पास हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कमेटी मेंबर की जो टेन्योर है ना उसको भी एक्सटेंड कर देना चाहिए, क्योंकि आप देखो जो यहाँ पे कमेटी बनाई जाती है वो 1-1 साल की होती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 साल का, 3 साल का, इस तरीके का बनाए, तो वो यहाँ पे थोड़ी परमानेंट टाइप की नेचर हो जाएगी। साथ ही रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ कि इस तरीके की जो मैकेनिज़्म है, यानी कि रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए कि ये कमेटी कैसा काम कर रही है। जब तक ये असेसमेंट नहीं होगा तब तक तो ये कोई मतलब नहीं बनता है कि वो काम कर रहे कि नहीं कर रहे। साथ ही अपोजिशन भी ना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। देखिए
क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी हमारे हाउस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ आप देखो कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जो क्राइटेरिया है कि किस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन होनी चाहिए, तो वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं अदर पार्टी, इसलिए हमारे यहाँ जो है आप देखो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। तो प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होना चाहिए। अपोजिशन का काम ही होता है कि वो सरकार की त्रुटियाँ निकाले, क्रिटिसाइज़ करे, है कि नहीं? तो उससे एक बेटर वर्क निकल कर आता है। तो मेंबर को यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए, ऑब्जेक्ट करना चाहिए अगर उनको कहीं पे भी लगता है कि नहीं इस जगह पे ऑब्जेक्ट की बात है, या फिर उनको लगता है कि ऑल्टरनेट कोर्स भी हो सकता है इसका, तो वो भी लेकर आना चाहिए। एक आप देखो कि शैडो कैबिनेट का भी कॉन्सेप्ट है। तो शैडो कैबिनेट क्या है ना कि यहाँ पे डिटेल ट्रैक करते हैं, वो मिनिस्टर्स को जो है वो स्क्रूटनी करते हैं और सारे एमपीज़ को वो असिस्ट भी करते हैं कि वो एक अच्छा खासा कॉन्स्ट्रक्टिव यहाँ पे जो है सजेशन दे। तो शैडो कैबिनेट का यही मतलब है। शैडो कैबिनेट कहने का मतलब है कि वो पीछे काम करते, वो सामने आकर काम नहीं करते। पब्लिक फीडबैक की भी ज़रूरत है। आप देखो कोई भी कानून बनाने से पहले ना उसको पब्लिक डोमेन में तो रखना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, क्योंकि हमारे लिए वो वहाँ पे बैठे हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं और हमसे ही नहीं पूछते। कैसा लगता है बताइए? तो ये तो वो गलत बात हो गई ना। तो पब्लिक डोमेन और पब्लिक फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उस तरीके का कानून हमारे यहाँ आना चाहिए। एक पब्लिक पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है ना। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि हमें अब ज़रूरत है कि हम लोग सारे लेजिस्लेटिव अप्रोच को डिटेल में एग्जामिन करें, उनकी जो भी न्यूएंसेस है उनको समझें, उनका इम्प्लीकेशन देखें जो भी प्रोविज़न है, और डिसाइड करें कि किस तरीके से आगे हमें लेकर चलना है। आप देखो एक स्पिरिट ऑफ 3D बताया जा रहा है, यानी कि एक तो है कि कोई भी बिल आए तो उसके ऊपर डिबेट करना है, डिस्कशन करना है और डेलिब्रेशन करनी है। यानी कि 3D का जो यहाँ पे स्पिरिट है उसको ज़रूर यहाँ पे पार्लियामेंट्री फंक्शन में इंक्लूड करनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्लियामेंट्री फंक्शन। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। ये देखिए 3 डेजिग्नेटेड रोल है पार्लियामेंट का हमारे डेमोक्रेसी में। इट मीन्स कि आप ये भी समझ सकते हो ना कि हमारे डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले है कि लेजिस्लेशन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, जो भी कानून हमारे इंडिया में बनती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो पार्लियामेंट है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो भी डिबेट हो रहा है, कोई भी इशू जो भी हमारे सिटीजन्स के लिए, कोई भी नेशंस के लिए अगर यहाँ पे है, तो उसके लिए वो पार्लियामेंट इंगेज होती है। साथ ही यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को इंश्योर करती है, कोई भी पॉलिसीज़ के लिए या कोई भी एक्शंस के लिए जो कि लोगों के लिए लिया जाता है। तो ये 3 काम है, 3 रोल है पार्लियामेंट का जो कि डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। ओके, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कि अगर इस तरीके का पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है उसको हम लोग कम कर दे तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, क्या उसका आगे चलकर जो है हम लोग को कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो यहीं पे कहा जा रहा है कि जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इट मीन्स कि जो कानूनी तौर पर जो काम होता है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या है कि अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे विश्वास करते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे लोगों की वेलफेयर के लिए सही तरीके से जो है कानून बनाएंगे। लेकिन अगर वो उनकी काम की करने का तरीका अगर उनको कम कर दिया जाए तो ये समझ सकते हैं कि वो सही तरीके से जो है हमारे लिए कानून नहीं बनाएंगे, और कानून में कोई भी तरीके की त्रुटि है तो फिर उसके अकाउंटेबल, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे। साथ ही आप देखो कि वैक्यूम इन गवर्नेंस, जो कि यहाँ पे आपका जो एक्टिविस्ट जुडिशरी है वो यहाँ पे इसको फिल किया जाएगा। आप कई बार देखते हो कि जब यहाँ पे सरकार सही तरीके से काम नहीं करती है, जो जुडिशरी यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, जिसको हम लोग प्यार से जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहते हैं, जुडिशियल ओवररीच भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ एक सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें कि लेजिस्लेटिव अपना काम खुद करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम खुद करे, जुडिशरी अपना काम खुद करे। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं ढंग से करते, लेजिस्लेटिव अपना काम ढंग से नहीं करते, तो जुडिशरी एक्टिव हो जाती है और फिर वो इन लोग को सजेस्ट करते, तब इन लोग को मिर्ची लग जाती है कि अब जुडिशरी हमें हमारे काम में क्यों दखल दे रहे हैं। तो यही होगी ना, आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो जुडिशरी यहाँ पे निकल कर आ जाएगी, है कि नहीं। साथ ही जो रोल है लेजिस्लेचर का, वो यहाँ पे जो पावर ऑफ बैलेंस है ना, यही चीज़ें है, बैलेंस ऑफ पावर है, सॉरी जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव की जो बीच में जो पावर है उसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे। साथ ही लैक ऑफ एवेन्यू टू एक्सप्रेस डिसेंट, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं ये भी नहीं समझ में आएगा, तो ये चीज़ें दिख भी नहीं पाएगी। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा अगर पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं होगी तो। आई होप कि आपको यहाँ पे भी समझ में आया होगा। कोई भी तरीके की अगर कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ ज़रूर आंसर करूँगी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स। तो टेम्पल्स को कौन यहाँ पे रेगुलेट करते हैं एंड स्टेट की बात हम लोग देखते हैं। एक्चुअली अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन हो रही थी, उसमें से इलेक्टोरल कैंपेन चल रहा था तमिलनाडु में। तो एक फ्री हिंदू टेम्पल्स
का जो है मूवमेंट यहाँ पे हुआ इस स्टेट कंट्रोल जो कि हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स लॉ के तहत था। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना अट्रैक्शन गेन किया, काफ़ी ये बात भी हो रही थी इसके ऊपर। तो चलिए, अब ये बात हो रही थी और ये मुद्दा उठ गया है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो जो स्टेट का कंट्रोल देखने को मिलता है बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, तो वो आज से नहीं, वो कॉलोनियल रूल से ही स्टार्ट हुआ है और ये सबसे पहले बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुआ था 1817 में। यानी कि ये काम जो आप देखते हो कि राज्य जो है कई बार कंट्रोल करती है बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो ये हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे ना, तो वो काम ये स्टार्ट किए थे और उसी चीज़ को आप देखो कि कोई कोई राज्य जो है उसको आज के भी डेट में फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ 1925 था, या इसका कानून था, यानी अंग्रेजों के ज़माने का एक कानून है, मद्रास हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट, जो कि पहली बार ये इनैक्ट किया गया था और ये कहा गया था कि हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट, इसको प्योरली ये चीज़ कही गई थी। उसके बाद आप देखो बहुत सारे राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान है और भी ऐसे राज्य हैं जो कि इस तरीके की जो लेजिस्लेशन है ना वो लेकर आए, जिससे कि उनके यहाँ जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसको वो मैनेज कर सके। ये सारे जो कानून है इसमें आप मोस्टली देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को सेटअप किया जाता है, जैसे कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो कि सही तरीके से यहाँ पे टेम्पल्स की जो फंक्शनिंग है वो चल सके, बहुत बड़े बड़े जो टेम्पल होते हैं उसको सही तरीके से मैनेज किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो, यहाँ पे नॉन हेरिडेटरी ट्रस्टी को अपॉइंट कर सके, बजट कितना होना चाहिए उस टेम्पल का, वो चीज़ों को अप्रूव किया जाता है। कुछ केसेस में आप ये भी देखोगे ना कि यहाँ पे काफ़ी एम्पावर्ड भी किया गया है कि वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, जो वो डायरेक्ट यहाँ पे टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करें। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ये समझिए कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है, हमारा संविधान क्या कहता है कि कैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना है। तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 देखने को मिलेगा, जिसमें राज्यों को ये अलाउ किया गया है कि वो कानून बना सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएटेड है, अगर उनको रेगुलेट करना है या कोई इकोनॉमिक, फिनेंशियल, पॉलिटिकल चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना है या सेक्युलर एक्टिविटी को यहाँ पे लेकर आना है, तो वो यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड जो है राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। सेकंड है कि सोशल वेलफेयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रिफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि यहाँ पे पब्लिक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन करने के लिए है और सारे क्लासेस यहाँ पे आ सकते हैं, सारे सेक्शन ऑफ हिंदूज़ जो है वो यहाँ पे आकर काम कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 26 है, तो यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया गया है कि सारे जो रिलीजियस डेनोमिनेशन है वो फ्रीडम है कि वो अपना जो भी रिलीजियस अफेयर्स है वो खुद ही मैनेज करें। यानी कि जो भी यहाँ पे हिंदू टेम्पल है, कुछ भी कोई भी धर्म है हमारे यहाँ, कोई भी यहाँ पे आप देखो कि कोई भी आपका इस तरीके का टेम्पल है, तो उनकी अगर कोई भी समस्या है तो उनको फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने प्रॉब्लम का खुद ही निदान निकाल सकते हैं। साथ ही वो इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं और इसमें चैरिटेबल पर्पस भी इंक्लूड है। साथ ही वो अपना खुद का जो अफेयर्स है इन मैटर ऑफ रिलीजन वो मैनेज कर सकते हैं और वो एक्वायर भी कर सकते हैं अगर उनको टेम्पल्स जैसा कुछ भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अगर एक्वायर करना है तो वो इसके लिए भी उनको फ्रीडम है। साथ ही इस तरीके की प्रॉपर्टी को वो एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये सारी इंक्लूडेड है आर्टिकल 26 के तहत। अब हमारे यहाँ स्केड्यूल 7 है, टोटल स्केड्यूल 12 है। अब आपको ये बताना है कि 11th जो स्केड्यूल है उसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था और उसके लिए कौन सी पार्ट है। वही चीज़ आपको बताना है कि 12 स्केड्यूल जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे इंक्लूड किया गया था और वो किस लिए इंक्लूड किया गया था और उसके लिए कौन सी पार्ट को ऐड किया गया है। सो ये अगेन आपके लिए क्वेश्चन है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो हमारे यहाँ 7th स्केड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट को डिफाइन किया गया है, एक है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो कानून जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कानून पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कानून जो है स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो कानून है वो यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि दोनों को यहाँ पे पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट को, उसकी एंट्री 28 है जिसमें कि ये कहा गया है कि जो चैरिटीज़ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडोमेंट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ पे आपका कंकरेंट लिस्ट में है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस लिस्ट में है ये सब, तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 25 और 26 तो हम लोग पढ़ लिए। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि राज्य जो है वो यहाँ पे कुछ राइट्स को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, जो आर्टिकल 25, 26 यहाँ पे है। और किस ग्राउंड में, तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये 3 ऐसी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, या 3 ऐसी यहाँ पे आपकी जो है कैटेगरी रखी गई है जिसके बेसिस में अगर राज्य सरकार को लगा तो वो यहाँ पे इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, इतनी तो हम लोग अपनी संवैधानिक जो प्रावधान था उसको देख लिए। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर राज्य यहाँ पे इंटरवीन करती है टेम्पल के मैनेजमेंट में तो इसके फेवर में क्या आर्गूमेंट किया जा रहा है।
अगर राज्य सरकार यहाँ पे इंटरवीन करती है तो इसका मतलब है सोशल रिफॉर्म हो रहा है, सोशल रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देखो हेरिडिटरी प्रिस्टहुड होते हैं, यानी कि जो पंडित होते हैं ना, उसके पंडित जो है वो टेंपल चला रहे हैं, और उसके बाद जो है उनके बेटे यहाँ पे टेंपल चलाएंगे, फिर उनका बेटा यहाँ पे टेंपल चलाएगा। तो ये चीज़ें आज के भी डेट में आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो राज्य है वो यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन को इंश्योर करेंगे कि पब्लिक टेंपल में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप देखो सबरीमाला टेंपल है जिसमें महिलाओं की एंट्री बैन थी, लेकिन अब उसको भी ओपन कर दिया गया है। तो वही चीज़ है कि अगर राज्य सरकार देखेंगे तो सोशल रिफॉर्म होगा, यानी कि यहाँ पे जो है आपका जो चैलेंजिंग इशू है हेरिडिटरी जो प्रीस्टहुड है, इस पे काम किया जाएगा। जो यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन है एंट्री इन पब्लिक टेम्पल्स, इस चीज़ को भी देखा जाएगा। साथ ही इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो यहाँ पे रिजिड सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। सेक्युलरिज्म कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा राज नहीं होना चाहिए जो धर्म के बेसिस पे हो, यानी कि हिंदू धर्म के बेसिस पे कोई भी राज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुस्लिम धर्म के बेसिस पे कोई भी राज क्रिएट नहीं होना चाहिए। सारे लोग यहाँ पे इक्वल है, जिसको मन है वो अपना राज जो है वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा देश है, ठीक है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो यहाँ पे लिमिट करते हैं कुछ चीज़ों को, कि जो डिवाइड किया गया है स्टेट और रिलीजन के बीच में, इस चीज़ को यहाँ पे लिमिट करता है हमारा सेक्युलरिज्म में। तो हमारी जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है सारे सेक्शन का। इट मीन्स कि आप यहाँ पे देखो कि कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देते हैं। और साथ ही साथ आप देखो कि बहुत तरीके का तो ऐसा भी है कि कास्टिज्म के बेसिस पे जो है लोअर कास्ट के लोगों को टेंपल में एंट्री बैन कर दिया गया, बट वो सब नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन आपको सारे सेक्शन का देखने को मिलता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाता है, यानी कि चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट जो है वो बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और टेंपल की प्रिजर्वेशन भी है। नहीं तो आप देखते हो कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वॉर हो रहा है या युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो टेंपल्स को तोड़ा जाता था। जैसे पहले के ज़माने में बहुत सारे टेंपल्स तो हमारे टूट गए। तो ये सारी चीज़ें प्रिजर्व रहती है। साथ ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड है, अगर राज्य सरकार इसको मैनेज करती है तो यानी कि राज्य सरकार जो है इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारे फंड भी देते हैं। तो सेवरल टेंपल है इंडिया में जो कि अपने साइजेबल अमाउंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल जो एसेट है उसको ये मैनेज भी करते हैं। साथ ही आप देखो कि लोकल इकॉनमी के लिए टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कोई भी आपके राज्य में जो भी टेंपल है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने के लिए, वहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। आप फॉरेनर्स को भी देखोगे, वो भी हमारे देश में आते हैं घूमने के लिए, वो भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। इवन बहुत बड़ी बड़ी टेंपल है जिससे कि आप देखो कि दूर दूर से लोग जो है दर्शन लेने आते हैं। तो उससे क्या होता है ना, वहाँ की इकॉनमी बढ़ती है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, वहाँ पे क्लीननेस बढ़ता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, वहाँ पे रहने के लिए जो लोग हैं वो सारी बहुत तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा की चीज़ें बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि लोकल इकॉनमी के लिए टेंपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात होती है फेवर, आर्गूमेंट किया जा रहा फेवर में। लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज़ हैं, जो स्टेट यहाँ पे इंटरवीन करती है ना टेंपल मैनेजमेंट के मैटर में, तो इससे कुछ इश्यूज़ भी निकल कर आता है। इश्यूज़ ये है कि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है अदर रिलीजन के रिस्पेक्ट में। ये जो कानून है ना हमारे यहाँ, वो हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल जो 15 है उसको वायलेट करता है हमारे संविधान को। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, सब कोई जो है यहाँ पे उनको इक्वल अधिकार है, वो सब कानून के सामने वो बराबर है। आर्टिकल 15 है कि जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, इसको रोकना है। तो ये दोनों के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेगा। इनइफेक्टिव है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है विमेन का टेंपल बोर्ड में वो कम देखने को मिलेगा। डिसीजन मेकिंग, यानी कि हाई लेवल जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, उसमें आज के भी डेट में आपको देखो, ये टेंपल के ही मामले में नहीं, हर एक सेक्टर में विमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो ये इश्यूज़ हैं। साथ ही साथ लैक ऑफ स्पिरिट कनेक्ट है, यानी कि आप यहाँ पे देखो कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रस्टी को, कमेटी मेंबर को वो अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन विजन की कमी है कि उनको करना क्या है, यहाँ पे किस तरीके से टेंपल की जो लिगेसी है उसको मेंटेन करना है। कैपेसिटी उनका नहीं देखा जाता है कि वो मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इशू निकल कर आता है। करप्ट प्रैक्टिसेस तो बहुत होती है। आप हमेशा देखते हो कि टेंपल प्रॉपर्टी को मैनेज करने में काफ़ी करप्ट प्रैक्टिसेस होती है। आप देखो कि जो भी यहाँ पे जो ज़मीन दिया गया है, जो स्टॉल दिया गया है, उसकी मिस एलोकेशन भी होती है। इवन आप देखो कि जो टेंपल के लिए फ़ंड है वो टेंपल को मैनेज करने के लिए नहीं इस्तेमाल करके वो गलत जगह इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही कई बार हम लोग देखते हैं कि जो मूर्तियाँ होती है, भगवान की जो मूर्तियाँ होती है वो चोरी हो जाते हैं। कई बार वहाँ पे जो दान पेटी होते हैं वो चोरी हो जाते हैं, उसमें से पैसे गायब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि आप देखो करप्ट प्रैक्टिसेस भी चलते हैं। कल्चर कैपिटल भी इरोड हो रहा है, यानी कि जो स्टेट का कंट्रोल देखने को मिल रहा है, इससे सेंट्रलाइज्ड पावर देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ पॉलिटिजाइजेशन भी होता है टेंपल बॉडीज़ का। जो टेंपल बोर्ड के मेंबरशिप होते हैं और जो ट्रस्ट के होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यहाँ पे जो अपॉइंट होते हैं वो यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव्स के ही अंदर से निकल कर आते हैं। तो वो वही काम करेंगे जो पॉलिटिशियन चाहेंगे। तो कई बार टेंपल को भी यहाँ पे जो है आप देखो कि यहाँ पे भी आपकी पॉलिटिक्स चलती है।
साथ ही रिकॉर्ड उस तरीके का नहीं होता, यानी कि आप देखो कि आर्कियोलॉजिकल नेचर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोग देखो कि यहाँ पे रिकॉर्ड भी सही तरीके से नहीं होता है, और यहाँ पे अनड्यू इंटरफ्रेंस देखने को मिलता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में और यहाँ पे ट्रेडिशन में। तो बहुत तरीके की यहाँ पे चैलेंजेस है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि आज की डेट में अगर ये सरकार का जो इंटरवेंशन है ना उससे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। फिनेंशियल इश्यूज़ अगर हम लोग टेम्पल का देखें तो ये क्या है? सबसे पहला है कि यहाँ पे फिनेंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट माइक्रो मैनेजमेंट सरकार के द्वारा देखने को मिल रहा है। कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है टेम्पल को। साथ ही अंडर यूटिलाइज्ड हो रहा है जो टूरिज्म में पोटेंशियल है। अगर आप देखो कि टेम्पल को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया चढ़ाया जाए, हमारे देश में कुछ ही ऐसे टेम्पल हैं जिसको घूमने के लिए देश के कोने कोने और विदेश के कोने कोने से लोग आते हैं। बाकी सारे टेम्पल्स को नहीं आते। बहुत ऐसे भी टेम्पल्स हैं जो कि इस तरीके की चीज़ों को वो मतलब कि एक होता है ना कि हाँ, वहाँ पे लोग आए घूमने के लिए तो उनको सारी सुख सुविधाएं मिले तो लोग यहाँ पे और अट्रैक्ट होकर आए, तो वो अंडर यूटिलाइज्ड है। अभी तक जो है टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन वो यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि फंड जनरेशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो ये 3 प्रॉब्लम बताया जा रहा है फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि हमें जो ग्लास वॉल है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, यानी कि जो स्पिरिचुअल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है उसके लिए हम लोग को मेंटेन करने की ज़रूरत है। साथ ही हम लोग को एक इंस्टीट्यूशन इंटरनली हम लोग को बिल्ड करना है और उसको स्ट्रेंथन करना है, जिससे कि हम लोग जो है यहाँ पे इसको मैनेज कर सके। साथ ही हम लोग को क्लब टेम्पल भी यहाँ पे लेकर आना है जिसमें कि हब एंड स्पोक मॉडल हो, ऐसा यहाँ पे मॉडल हो जो कि आप देखो कि राज्य सरकार की इंक्लूजन तो होनी ही चाहिए लेकिन टेम्पल की भी अपनी खुद की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करना है, यानी कि सरकार यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड लेकर आना है कानूनी तौर पर। पब्लिक पार्टनरशिप होना चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन हो और रेस्ट्रिक्टिव रोल हो HRNC डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। सबसे मेन यहाँ पे है कि आपको ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि टेम्पल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले है आदित्यान और त्रावणकोर देवासन बोर्ड जो कि 2002 का था। इसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पब्लिक टेम्पल में प्रीस्टहुड को ओपन करना चाहिए, वो भी ब्राह्मणिकल वंश में, सारे कास्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण कास्ट में ही होना चाहिए, वो सारे कास्ट में जो है प्रीस्टहुड होना चाहिए। साथ ही आप देखो यानी कि पंडित ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही कास्ट से बनेंगे, सारे कास्ट से बन सकते हैं। रतिलाल स्टेट ऑफ बॉम्बे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो माल एडमिनिस्ट्रेशन है फिनेंशियली को लेकर, ये सारी चीज़ जो है हमारे आर्टिकल 26 सब क्लॉज बी है इसको वॉयलेट करती है, तो इसको भी देखना है। शिरूर माथ अगर केस देखें तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार डिक्लेयर किया गया था कि रिलीजन के लिए क्या क्या एसेंशियल पार्ट है और उस चीज़ को यहाँ पे लेकर आना है। साथ ही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केस में देखें तो यहाँ पे कहा गया था कि स्टेट को पावर है कि वो टेम्पल को रेगुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेम्पल की एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से अपने अंदर ले ले, वो भी इंडेफिनिट पीरियड तक। केरल पद्मनाभैया स्वामी अगर हम लोग टेम्पल केस देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ग्रांट किया गया था कि राइट टू मैनेज अ टेम्पल है, यानी कि यहाँ पे रॉयल फैमिली जो है वो उनकी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे राइट टू मैनेज अ टेम्पल है जो कि श्री पद्मनाभैया जो स्वामी टेम्पल है केरल में। और यहाँ पे ये भी डायरेक्ट किया गया था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को जो है सेटअप करना चाहिए, वो भी इस तरीके के टेम्पल को मैनेज करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है केरल की। तो यहाँ पे फिर से बता देती हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली है ना उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो टेम्पल को मैनेज करे, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है और जो भी इस टेम्पल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे डेडिकेट किया गया था कि एटलीस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को यहाँ पे सेटअप करना चाहिए कि इस टेम्पल को बेटर तरीके से मैनेज कर सके। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी ये लेसन कंप्लीट होती है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। कल हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन